बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक और बहुत सारी दुआएं, गुड विशेस। जनाब, मैं भी चाहूँगा कि आप सबको, जितने भी नाजरीन और सामीन हैं, उनको ईद उल अज़हा मुबारक। और आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ इस मुबारक दिन को एंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र करें कि हम आज ज़िंदा हैं और जो दुश्वारियाँ हमारे सामने आ रही हैं उसके लिए हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे जी। और आज की जो प्रोफाइल की एपिसोड ख़ास इस सेंस में है कि जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में जो पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री है उसके गुरु, बहुत सारे ट्रेनर्स के मेंटोर, प्लस एग्जेक्टिव कोच, इंस्पायरेशनल स्पीकर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, सर कमरान ज़ीशान रिजवी साहब। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतनी तपोदो करके मेरे पास पहुँचे जी। और अपने वक्त, आपने कीमती वक्त निकाला। सर माय प्लेयर। सर इंटरव्यू का आगाज़ इस तरह करते हैं कि आप सर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं और अपनी स्टडी के बारे में बताएं, बैकग्राउंड। देखिए, बचपन तो सारों का होता है, आपका भी है, मेरा भी है, लेकिन मेरे ख्याल से इनफरादियत के हवाले से जी मेरे बचपने में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि कम लोग ये कह पाएंगे। मसलन मैट्रिक तक मैंने 11 स्कूल बदले और 5 शहरों में रहा, जिसके अंदर कराची में आगाज़ हुआ था जी, फिर ढाका, लाहौर, इस्लामाबाद, तो आप अभी हूँ, घोड़ा गली और जिनीवा। तो जो मेरा बिल्कुल छुटपन था ना, जी, तो 10 साल से पहले तो ढाका था, उसमें कराची था और जिनीवा था। और अब आप सोचें 11 स्कूल इस अरसे में बदले हों तो दिमाग की लस्सी तो बन गई थी अच्छी खासी, और कंफर्ट जोन के नाम की कोई चीज़ रही नहीं। तो एक तो ये मैं कहूँगा, और दूसरा फिर उसके बाद अगर बचपन आप मैट्रिक तक समझते हैं तो ये मुख्तसर सा है कि काफ़ी मूवमेंट रही थी। जी, ज़बरदस्त। सर बचपन की कोई ऐसी याद जो अभी तक आपको उसको एंजॉय करते हो और क्यों? वो जो याद हमेशा मुझे आती है, वो जब अम्मा ने बोर्डिंग स्कूल में मुझे लॉरेंस कॉलेज में छोड़ा था। जी। और बोर्डिंग स्कूल में पहली दफ़ा अलग हो रहा था 1 साल के लिए, और मेरे लिए वो सबसे क्या कहेंगे, तबाहकुन लम्हा था जी, क्योंकि जब वो देखा मैंने बोर्डिंग स्कूल, बड़ा अच्छा सेटअप, बिल्डिंग बड़ी प्यारी, सब कुछ, तो अम्मा साथ हैं, मैं उनके साथ लगा हुआ था जी। और जब वो जाने का वक्त आया तो मैं दरख्त के साथ लिपटा और उनको अब जाते हुए देख रहा था। तो वो लम्हा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो जो 1 साल थे वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे लगे, मुझे बहुत, मैं आदी नहीं हो पाया जी। और उन दिनों अम्मा ढाका में होती थी। ठीक। तो जब वो आई विज़िट पे और हमें छुट्टी पे ले जा रही थी जी। तो मैं जब ढाका पहुंचा हूँ उसके बाद मैंने तो कहते ना धरना दे दिया कि मैं वापस नहीं जा रहा। तो खाना शुरू कर दिया, तमीज़ में रहना शुरू कर दिया, यानी कि मैंने हर बात मानी ताकि मैं घर में रह सकूं। ठीक है। सर बचपन से अगर टीन एज की तरफ आएँ तो अगर आप अपनी टीन एज की कोई प्रोडक्टिव हैबिट्स के बारे में बताएं, और अगर आपके पास पावर हो, अगर उसको आप चेंज करना चाहें हमारे टीन एज व्यूवर्स के लिए, तो वो कौन सी ऐसी आदत है जो अपनी, एक तो प्रोडक्टिव हैबिट्स के बारे में बताना है, और कौन सी ऐसी है जो आप अगर चेंज करना चाहें तो उसको करें? देखिए, टीन एज में मेरी प्रोडक्टिव हैबिट्स बहुत कम थी, सच्ची बात है। ठीक है। शरारतें मैंने बहुत की हैं, यानी कि इस्लामियात का जब पेपर मैं दे रहा था जी, तो उसमें भी नकल की थी, और वो भी इन्विजिलेटर से, मैंने खातून थी, उनसे मैंने कहा मैम मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, मुझे गाइड कर। पढ़ने का कतन शौक़ नहीं था क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सूरत हाल थी, और मुझे बस दोस्तों में घूमना फिरना और पार्टी पूटी करने का बड़ा शौक़ होता था। तो शामों को मैं निकल जाता था, अम्मी पूछती थी कहाँ जा रहे हो, मैं कहता था होम ग्रुप स्टडीज़ के चक्कर में, लेकिन कोई होम ग्रुप स्टडी नहीं होती थी। जी। बस दोस्तों में गए, कभी इस होटल में चिप्स खा रहे हैं, कभी उस होटल में ये कर रहे हैं। तो एज फार एज कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स आर कंसर्न्ड, कोई ख़ास ऐसा मैं सच्चाई में कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स का शौक़ था, लेकिन कभी सही मानों में किसी क्लब को ज्वाइन नहीं किया। मूवमेंट बहुत थी ना। ठीक है। तो आई नेवर क्वाइट गॉट इनटू अ रिदम
जैसे कहते हैं ना कि आप एक किसी सिलसिले में हैं, आप मुकीम हैं एक जगह, मोहल्ले के दोस्त हैं, तो आप उनके साथ एक सिलसिला चला रहे हैं साल हा साल। इस तरह कुछ रहा नहीं, क्योंकि हमेशा मूवमेंट रहती थी, एक साल नहीं होता था हम कहीं और जा रहे होते थे। तो कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स में मैं सिर्फ इतना कह सकूँगा, अगर उसको आप हैबिट कहते हैं, कि वक्त पे उठना जी, और वो मेरे ख्याल से उसमें वालिदैन का बड़ा वो था किरदार, और साथ में ये भी कि तमीज़ से रहना फैमिली के साथ। मैं अब आपको अपना पहलू वो वाला बयान कर रहा हूँ कि घर में एक चेहरा था और बाहर एक और, तो वो जो एक शख्सियत में दो पहलू होते हैं ना, तो वो डुअलिटी, दोस्तों में यारी दोस्ती है और घर में बहुत ही महज़्ज़ब, तो वो जो महज़्ज़ब वाली हैबिट है वो बहुत अच्छी थी जी। और जो मैं बाकी हरकतें करता था, तो आजकल के जब मैं नौजवानों को देखता हूँ वन व्हीलिंग कर रहे हैं, गाड़ी कट मार रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये हरकतें तो मैंने भी की हैं बचपने में, तो अल्लाह करे कि इनको जल्द शऊर आ जाए ताकि ये इस हिमाकत से बचें। बिल्कुल, क्योंकि जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि भाई मुझे तो नहीं होगा, और हम गफलत में काफ़ी डेयर डेवल की चीज़ें कर रहे होते हैं, खा वो गाड़ियों के साथ हो या मोटरसाइकिल के साथ हो या वो मुख्तलिफ़ अशिया का इस्तेमाल। तो एक्सपेरिमेंटेशन तो एक चीज़ है जो हम करते हैं नौजवानी में। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि उस मरहले से गुजर जाएं, तो जितनी जल्दी होश में आए और ज़िम्मेदारी को समझें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़िम्मेदारी का एहसास मुझे फिर हुआ जब हम लोग बरतानिया गए थे। बिल्कुल सही। वहाँ जाके फिर लाइफ में ऐसा चेंज आया कि अगर मैं यहाँ रहा होता तो शायद मैं आज वो कामरान ना होता जिससे आप मिल रहे हैं। ज़बरदस्त। सर, टीन एज की हैबिट से हम अगर स्टडी की तरफ आते हैं, तो आपकी सर क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को एज अ फील्ड स्टडी किया? देखिए, ये जो है ना एक बहुत बड़ा वो मैंने पढ़ाई को रिज्यूम किया था 1987 में। ठीक है। मैट्रिक मैंने 72 में किया था जब हम लंदन गए जी 1972। तो मैं आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स, माय पेरेंट्स, हम सब एक साथ एज अ फैमिली गए थे। ठीक है। तो वहाँ जाके ओ लेवल्स किए, ए लेवल्स किए। अच्छा, वहाँ पर चीटिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर टैक्सी वाले के साथ सौदाबाजी नहीं कर सकते, यार ये भाव कम करो, जो मीटर पे है वो देना है, लाइन में है तो लाइन में खड़े हैं जी। और फिर रेसिज्म वहाँ बहुत होता था उस ज़माने में जहाँ हम रह रहे थे, तो उनका सामना किया। और फिर जब ए लेवल्स कर लिए तो उसमें भी कोई कमाल के ग्रेड्स नहीं थे, ई ग्रेड्स। अब ई ग्रेड होता क्या है कि आप ना फेल है ना पास हैं, कोई यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन इत्तेफाक से एक बैंक शुरू हुआ था 1972 में, और उनको टैलेंट दरकार था अबू धाबी में, और मैं था लंदन में। तो मेरे वालिद साहब के कुछ जानने वाले थे, वो आए हुए थे विज़िट के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं। और मैं बड़ा एंग्री किस्म का बंदा था, मुझे पढ़ाई की कोई अहमियत नज़र नहीं आती थी, हवाई बातें हैं एक तरह की मेरे नज़र में उस वक्त। और थोड़ा सा वो कहते हैं ना गुस्सा भी था, और क्वेश्चन करता था ना कि ये निज़ाम किस किस्म का है जी, ये पढ़ाई छढ़ाई ये क्या बकवास है, काम की चीज़ क्यों नहीं होती। तो खैर उन्होंने जो वैसे ही पूछा जाते वक्त, बेटा आप क्या कर रहे हैं? तो मैं कहा जी मैं कुछ नहीं, आजकल सोच रहा हूँ। ये 75 की बात है। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम बैंक में नौकरी करोगे? अच्छा, अब बैंक में अमूमन लोगों को लिया जाता है, वो देखते हैं कि भाई किस घराने से हैं, चोरी तो नहीं करेंगे जी, बिल्कुल इस तरह, क्योंकि आप दूसरों के पैसे गिन रहे होते हैं। तो क्योंकि हम एक अच्छे रिस्पेक्टेबल घराने से थे, तो उन्होंने कहा कि तुम आओ और फिर अप्लाई करो और ज्वाइन कर लो। तो मैं मैनेजमेंट ट्रेनी बैच में इत्तेफाक से वहाँ अबू धाबी में जाता हूँ, और वहाँ पर शुरू हो गया। सही। जबकि मेरे ए लेवल्स और ओ लेवल्स से बस, और वहाँ पर ग्रेजुएट्स आए हुए थे। तो मैं 16 का बैच था मैनेजमेंट ट्रेनीज़ का, उनके साथ मुझे शामिल कर लिया। ना लैंग्वेज का पता, ना बैंकिंग का पता, ना कुछ जी। एक फरंगी माहौल, पहली दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा घर से निकला हूँ। वो लॉरेंस कॉलेज था, और अब मैं पहली आई एम सेकंड टाइम गोइंग टू अ फॉरेन लैंड, जहाँ बिल्कुल ना लैंग्वेज आती है ना कुछ, और 1 साल वहाँ था। ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के जो जरासीम है ना, वो बहुत देर के बाद आए। अच्छा। अभी तो मैं सिर्फ आंखें खोल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। सही।
और पढ़ा तो कुछ नहीं था ख़ास। जी जी। और ए लेवल्स जो किए थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स, और वो भी बस रो के पास किया जो भी किया, और यूनिवर्सिटी के इम्कान नहीं थे ना। तो ये जो मैं जॉब में आया हूँ तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत काम आई। सही। आई थिंक दैट टाइम आई यूज्ड टू वांट टू नो कि ये बैंक का मालिक कौन है, इसके शेयर होल्डर्स कौन है, एंड यू वांट टू नो व्हाट आर यू पार्ट ऑफ। बिल्कुल। अच्छा, बाकी जो मेरे कॉलीग्स थे वो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते थे। मेरा हमेशा ये होता था कि भाई अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका का इतना स्टेक है तो लक्समबर्ग में हमारा हेड ऑफिस है, ग्रैंड केमन में हम क्या कर रहे हैं, तो लंदन में तो जब तक मुझे चीज़ समझ में ना आए पूरी पिक्चर आप मतलब। हाँ, तो मुझे फिर ये नहीं समझ में आता कि मैं जो कर रहा हूँ उस बड़े निज़ाम से इसका क्या ताल्लुक है। तो ओडी के जरासीम यहाँ से आए कि फितरतन मेरे अंदर ये था कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग आई नीड टू नो व्हाट आई एम पार्ट ऑफ, एंड इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अ पार्ट ऑफ तो मैं एवं छोटा सा काम कोई मुझे दे दे मैं नहीं करूँगा। सही। मुझे जानना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और इसका हासिल क्या होगा, और इसका इम्पैक्ट पूरे निज़ाम में। अब सिस्टम्स थिंकिंग जी एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है। उस ज़माने में मुझे तो नहीं पता था ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेरे फिर बॉसेस जो थे वो कहते थे, बेटा तुमने ये जो सवाल पूछते रहते हो, तुमको कैश काउंटर पे काम करना है, तुमको बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, करेंसी देखनी है, तुम ये इदारे के कुछ सवाल जो तुम पूछते हो ये तो हमसे कोई नहीं पूछता था, बल्कि कभी कभी तो हम जाके पूछते हैं कि भाई इसकी प्यास कैसे बुझाएं। जवाब है। तो ये तो इसकी रूट्स हैं जी। और जो बैंक था BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स, ये आगा हसन आबदी मरहूम ने इसकी बुनियाद डाली थी, और बैंक ऑफ अमेरिका की शमूलियत के साथ शुरू किया था 72 में अबू धाबी में, और फिर लक्समबर्ग, और इस तरह। मुझे ये सब नहीं पता था उस वक्त, और ये मैं कह सकता हूँ कि वहाँ जो मैंने काम किया फ्रॉम फरवरी 1976 टिल 1990, जून 1990, यानी 14 साल जी। उसमें 1 साल फिर मैंने सबैटिकल कर लिया था, ठीक है। और उसमें मैंने जब MBA किया, उधर फिर जो मेरी एक नेचुरल इंक्लिनेशन थी ओडी की तरफ जी, वो वहाँ पर उसने एक रंग इख्तियार किया, एक जिस्म हासिल किया, बिकॉज जो सब्जेक्ट्स थे फाइनेंस के भी थे, मार्केटिंग के थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट कल्चर की बातें शुरू हुई, और ये तो ह्यूमन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, तो उधर मैं देख रहा था कि मेरा रुझान और इंटरेस्ट जो है अब मुझे मज़ा आ रहा है जी। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर, जब मैंने अपनी डिसर्टेशन भी लिखी, ठीक है, और बैंक उस वक्त 87 में 88 में इट वाज इन 72 कंट्रीज, इट हैड 400 ऑफिसेज, इट हैड अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन इन एसेट्स, और साथ ही साथ 14,000 का अमला था, तकरीबन 100 नेशनैलिटीज़ काम कर रही थी, ठीक है, एंड इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट बैंक्स इन द वर्ल्ड। तो बीइंग पार्ट ऑफ दैट सेटअप, अब जब मैंने शुरू किया था बैंक में तो उसकी इक्विटी $1 बिलियन जी, और जब 87 की बात हम करते हैं तो उस वक्त इसकी इक्विटी तो बहुत आगे निकल गई थी, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस यू कुड इमेजिन ऑन द प्लैनेट अर्थ, और इसी खित्ते से उठा है। बिल्कुल। तो फिर अब मेरे लिए आगा हसन आबदी मरहूम बिकेम माय फर्स्ट इंस्पिरेशनल मेंटोर कह लें, एंड एन इंस्पिरेशनल फिगर, बिकॉज इस दुनिया में हर इंसान में खूबियाँ खामियाँ तो हैं, लेकिन आगा साहब एक विजनरी थे सही मानों में, और उनके जो उनकी सोच थी, जो उनके जो दिल में जो गुंजाइश थी, सखावत थी, कमाल की थी। आई मीन ये तीसरी दुनिया, तो आप ऐसे समझें कि आगा साहब के जो डेटाबेस था ना अपना ज़ाती, जी जी, सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स पूरी दुनिया के, तो जिमी कार्टर से लेके इंदिरा गांधी से लेके, आई मीन चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनके साथ आगा साहब का सबसे उठना बैठना था, वो उस लेवल पे ऑपरेट करते थे जी। और बाकी जो बैंक है माशाल्लाह वो चल रहा था, और फिर सियासत का शिकार हुआ, और 1991 में इट वाज शट डाउन, इट डिड नॉट फेल। लेकिन मैं 1 साल पहले रिज़ाइन कर चुका था, और माय लास्ट असाइनमेंट वाज हेड ऑफ ट्रेनिंग, ज़बरदस्त हेड ऑफ ट्रेनिंग इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ट्रफालगर स्क्वायर में हमारा बड़ा आला सा ऑफिस था, और ट्रफालगर स्क्वायर नज़र भी आता था खिड़कियों से, तो वहाँ मैंने जो 6 महीने गुजारे। उसके बाद फिर क्योंकि लिक्विडेटर्स आ चुके थे,
तो अब मुझे कोई तुक नज़र नहीं आ रही थी कि कंटिन्यू करने की। बिल्कुल सही, ग्रेट। अच्छा सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी चीज़ है या कौन आपकी इंस्पिरेशन है जो आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में है, ट्रेनिंग की तरफ कैसे है सर, इसके बारे में बताएं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब मैं बैंक में था तो मुझे एक एहसास जागा, 76 में मैंने ज्वाइन किया था ना, तो एक वक्त ऐसा आया कि अच्छा आगा साहब हमेशा सबसे कम्युनिकेट करते थे खतूत के ज़रिए, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। तो एक थीम उन्होंने उस साल लॉन्च किया था 85 में, 9 साल हो गए हैं मुझे बैंक के अंदर, और वो थीम था लॉयल्टी के ऊपर। अच्छा, पहली दफ़ा जब ये थीम आई तो मैंने अपने, और सारों से था ये सवाल कि लॉयल्टी क्या होती है, आप किसके साथ लॉयल हैं, क्यों हैं, इस तरह के फिलोसॉफिक क्वेश्चंस वो बहुत पूछते थे। वफादारी तो मेरे लिए ज़रा एक अजीब सा वो मामला था, क्योंकि लॉयल्टी को फिर मैंने कहा यार मैंने कभी सोचा नहीं था इसके ऊपर कि मैं क्या वफ़ादार हूँ, और अगर हूँ तो किसके साथ हूँ, और मैं जहाँ काम कर रहा हूँ अगर ये मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं इस इदारे के साथ वफ़ादार हूँ तो फिर इस ताल्लुक़ में सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है जी। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं हूं अगर मैं समझा ही नहीं जी। तो मैं वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी मैंने सही। और लुगत पे देखा लॉयल्टी का मतलब क्या है, और पता ये चला कि वफ़ादारी जो है इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग टू एनीथिंग, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग टू। मैं कहा यार तो फिर तो मैं वफ़ादार अल्लाह की ज़ात से हूँ, अल्लाह की ज़ात से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, और मैं सबसे अपना जो कहते हैं ना जान की बाजी अगर लगानी है तो वो तो अल्लाह के नाम पे लगा सकते। इदारे तो इदारे होते हैं, आज हैं कल ना हों जी, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो थी, है और रहेगी हमेशा के लिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तो वफ़ादारी इदारे से तो नहीं है, मेरी तो वफ़ादारी अल्लाह की ज़ात से है। तो ये जब एक मेरे जहन में आया तो फिर मुझे थोड़ा और सोचने का मौका मिला, और पता चला कि वफ़ादारी इज़ नॉट द टेन्योर, जो अक्सर अगर आप पूछें कि लोगों से कि भाई आप आर यू लॉयल, तो कहेंगे जी मुझे इस इदारे में 30 साल हो गए। सही है, वो बिल्कुल नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात कर रहे होते हैं, जबकि मैंने देखा कि लॉयल्टी इज़ अबाउट एडिंग वैल्यू एवरी डे वेयर यू आर। जहाँ रिस्क लिखा है वहाँ का फ़ायदा सोचना वफ़ादारी है। आप वहाँ 2 महीने के लिए हों, 2 साल के लिए हों, 20 साल के लिए, लेकिन अगर आप उस इदारे का भला नहीं सोच रहे तो आप वफ़ादार नहीं, आप गद्दार हैं। आपको अपने साथ वफ़ादारी करनी है, अपने काम के साथ वफ़ादारी करनी है, क्योंकि जहाँ अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा है जी, तो फिर आपको उसके साथ सही सलूक करना है, वरना वो भी छिन जाएगा। बिल्कुल ये बात, और साथ में उस ज़ात से जी, और बीच में बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो वो फिर मोहब्बत, और मोहब्बत तो अल्लाह ने कहा है कि भाई सबसे करो, लेकिन किसी से इतनी मोहब्बत ना कर लेना कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि आप इदारे को इस अंदाज से बनाएं, तश्कील करें कि वो एक व्हीकल, एक क्या कहते हैं, एक तरह का सिलसिला हो, जो कि आपने जो ख्याल सोचे हुए हैं मुआशरे के लिए, वो ख्याल आपके जाने के बाद भी कायम और दायम रहें, और उस ख्याल से वफ़ा लोग अगर करते हों तो उस ख्याल को ज़िंदा रखने के लिए एक इदारे की ज़रूरत होती है, और अगर अपनी पहुँच बढ़ानी है तो फिर इदारे को वसी तर करना है, और जो इल्म आपको मिला है उसको आगे बढ़ाना है अपने निज़ाम के अंदर जी। तो अल्लाह ने अगर आपको सोच से नवाजा है, इल्म से नवाजा है, अहलियत से नवाजा है, तो वो ही सब कुछ अमानत में देखें, और अपने मातहत जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी आप ये तकाजा करें कि वो सीखें जी, और अगर काम कर रहे हैं तो उस ख्याल से वफ़ा करें जिसके लिए ये इदारा बना। बिल्कुल, मैंने देखा है कि लोग अक्सर अपने आप को शख्सियात से मनसूख कर लेते हैं या किसी इदारे से जी। इदारा कुछ नहीं होता अगर लोग ना हों, और इदारा कुछ भी नहीं है ख्याल के बगैर, और सिर्फ नफ़ा बनाने के लिए इदारे नहीं बनते जी। प्रॉफिट्स आर सिंपली अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि आप खाना खाते हैं लेकिन आप कभी अजाबत का नहीं सोचते जी, जब आप खा रहे होते हैं, और वो ना करें तो मरेंगे, उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं है, लेकिन हम उसका जिक्र तो नहीं करते रोज़ रोज़। तो पैसे का वही मुकाम है जो उस अमल का मुकाम है रोज़
जो हम कर रहे होते हैं, बिकॉज सही मानों में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर विजन का होना, होप का होना, फिलॉसफी का होना, एक फ्रेमवर्क का होना जिससे लोग रिलेट कर सकें जी, जिससे लोग रिलेट करें, उसको अपना समझें, इदारे को नहीं, उस ख्याल को। और इदारे का एहतराम इसलिए करना है क्योंकि इदारा ही है जो सारों के साथ एक मुनसिफाना सलूक करता हो और अज़मत हर शख्स की महसूस हो जी। जो पीएन है, जो ड्राइवर है, जो माली है, जो आपके जैनिटोरियल स्टाफ है और इंतज़ामिया है, सारों को ये एहसास हो कि वो एक आला किस्म की कार्रवाई में शरीक है और एक अहम मकसद को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके बाद सर आपने ट्रेनिंग का सोचा कि ट्रेनिंग का इस तरह सोचा कि मैंने कभी भी ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं थी मेरी। तो 76 मैंने करियर स्टार्ट किया था ना, तो 5 साल यानी 1981 तक मैं एक तरह का वो बंदा था जो आपको आम पाकिस्तान में मिलते हैं जी, लड़ाकू। ठीक, यानी ये सही है, ये गलत है जी, यानी ब्लैक एंड वाइट जो सोचते हैं ना, बिल्कुल, कि मैं इसका हामी हूँ या उसका हूँ जी, ये नहीं सोचते कि यार ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत से ग्रेज हैं, इन्फिनिट शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। और ज़िंदगी में चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं जिनको समझना है। कोई एक रवैया सही नहीं होता, हमेशा सच बोलना सही नहीं है जी, हमेशा सच बोलना, हमेशा कभी कभी झूठ बोल लेना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं ये कहता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बचपने से ये सुना है कि हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो जी। अरे ऐसा सच कभी ना बोलो जिससे किसी का फायदा ना हो और नुकसान ही नुकसान है, मुंह बंद रखो अपना। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं सच्चाई में रहते हुए कि भाई फलां के बारे में क्या राय है, और अगर मेरी सोच उसके बारे में मनफी है, मैं क्यों उस मनफी सोच को आप तक पहुंचाऊं? बेशक वो सच होगा मेरे दिल में, लेकिन सही तो नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल सही। तो सच और सही की तमीज़ करना, तो मैं बड़ा सादा किस्म का था, ठीक है, ये मुनाफिक है, ये ऐसा है, जजमेंटल, सही बात है, ठीक है, मॉरल हाई ग्राउंड, अपने आप को मैं समझता था कि मैं जो हूँ ना सही हूँ, बाकी सारे जो है ना वो ये देखो क्या कर रहा है, वो क्या, तनकीदी निगाह होती थी, बिल्कुल, जो आजकल आप देख रहे हैं, ठीक है। मेरे वालिद ने देखा कि बेटा अगर इस तरह चलता रहा तो ये तो नुकसान करेगा अपना भी और जॉब से भी निकाला जाएगा। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग जब मेरे वालिद ने देखी तो अच्छा, वो मुझसे बड़े मोहतात रहते थे और बड़े तरीके से बात करते थे, उनका हैंडलिंग मेरा कमाल का था। एंड अम्मा जो थी ज़रा सख्त थी, वालिद साहब बहुत नरम मिजाज थे। और तो उन्होंने एक दिन शाम को मुझे कहा कि बेटा ये इश्तिहार देखो। अच्छा, इश्तिहार जो था अखबार में वो एक कोर्स का इश्तिहार था, डेल कार्नेगी इदारे का नाम है, और टॉपिक था इफ़ेक्टिव स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस। ये पहली दफ़ा मैंने कोर्स का कोई जिक्र भी सुना है। सही, बैंक में जो कोर्सेज होते थे वो बैंकिंग से रिलेटेड होते थे। और अब जब ये उन्होंने दिखाया तो मैंने वालिद साहब से कहा इफ़ेक्टिव स्पीकिंग ह्यूमन रिलेशंस, अब ये तो मैं करता हूँ, मुझे क्या पता, गफलत में इंसान अपने आप को तुरम खां समझता है, ठीक है। तो जो कम जानता है वो चौड़ा होता है, जो ज़्यादा जानता है उसको एहसास होता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो मैं ज़रा चौड़ा हो गया, मैंने कहा भाई तो मुझे आता है, इसके लिए आप कह रही नहीं 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 बेटा वो नीचे देखो कहाँ हो रहा है। अच्छा, वो हो रहा था वॉल्डॉर्फ होटल में। अच्छा, और यानी मंडे नाइट्स वो 14 मॉड्यूल से, तो मंडे टू मंडे 6 से 9, ठीक है। तो बैंक से मैं फारिग 5 बजे होता था, और ये वेस्ट एंड ऑफ लंदन में जनाब एक आला किस्म का 5 स्टार होटल, ठीक है। तो अब्बा ने कहा ये है, तो तू जाओगे चाय शाय पीना, वंस अ वीक तो जाना है। अच्छा, कुछ शायद दोस्त बन जाएं, कुछ सीख लो, नहीं सीखते कोई मसला नहीं, कम से कम एक रिलैक्स तो हो जाओगे, ठीक है, और थोड़े दोस्त बन जाएंगे, नेटवर्किंग हो जाएगी जी। मैंने कहा फीस कौन दे रहा है? तो वालिद साहब ने कहा वो तो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा फिर तो ठीक है, बस ये मुझसे सुनना उन्होंने रजिस्टर करा दिया। और जनाब कामरान साहब पहले दिन जब मंडे की शाम को गए तो बड़ा आला माहौल था। क्लासरूम में दाखिल हुआ तो वो थिएटर स्टाइल सेटिंग थी, 30 गोरे बैठे थे, मैं उनमें से एक देसी मुर्गा, और एडी रोड्स जो ट्रेनर हैं वो। अच्छा, अब शुरू में तो मैं बैक बेंचर था, मैंने कहा वो बकबक करेगा, फिर मैं निकलूँगा, चाय पीऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा कुछ।
अच्छा, अब जब 15 मिनट उसने तारुफी कलामात कह दिए जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप सबको मौका मिलेगा कि आप आएँ और 1 मिनट में इस मौजू पे कुछ बयान करें। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। ठीक है, उधर मेरी तो तूतियाँ बढ़ गई, मैं कहूँ भागूं कैसे यहाँ से, क्यों मैं तो सिर्फ पैसिव लिसनर जी, के तौर पे आया जी, था। और मेरा दिल धड़कने लगा, मैं बाहर देखूं तो अच्छा, एक और चीज़ थी बचपने में जो अम्मा से मैंने सीखी और वालिद साहब से भी। वो एक चीज़ जो बचपने में मैंने सीखी थी वो ये थी कि तुम झूठ बोल नहीं सकते, तुम्हें सिर्फ सच बोलना है। बोलोगे झूठ पकड़े जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगा। जी, ये एक उन्होंने बताया हुआ था। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और फरार के रास्ते ढूंढ रहा हूँ कि ये मेरी बारी आने से पहले, और रैंडम बुला रहे थे सबको, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 वॉलंटियर्स गेट पे खड़े हैं। मैं कहा मैं उनको क्या बता के जाऊँ, अब अगर मैं भाग रहा हूँ तो ये तो कह नहीं पाऊँ, ये सच झूठ अब यहाँ पर मुझे पकड़ में आ गई, और मुझे सही नहीं लग रहा था। अगर वो ना होते तो मैं तो उठता और इशारा करता और गायब हो जाता। उनसे कहना आँख में आँख मिला के ज़रा गड़बड़ है। खैर एनीवे, तो ये लम्हा था जहाँ पर जब मेरी बारी आई तो शुक्र है कि दिल कमज़ोर नहीं था, ब्लैडर कमज़ोर नहीं था, सही, और मौजू जो था जो भी था, ठीक है, 1 मिनट बात करनी थी। मुझे ये भी याद नहीं मैंने कहा क्या, सही, लेकिन उन्होंने बड़े हौसला अफजा बातें कही मेरी टॉक के बाद, जिस तरह सबको कह रहे थे। जी, तो थोड़ी हिम्मत संभली और फिर मैं जाके बैठा, और घर आके फिर मैंने जो कहा है ना, मैं वहाँ गया, मैंने ये खिताब किया वो सर उस दिन वो चूज़ा जो है ना अंडे से निकला जी, वो 1981। बिल्कुल, अच्छा, उसके बाद फिर वो कोर्स मुकम्मल किया, फिर मैंने उनके 84 में प्रोग्राम अटेंड किए, 91 में किए। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे करियर का ग्राफ जो था यूं जा रहा था, लेकिन डोंट फॉरगेट आई एम नॉट अ ग्रेजुएट येट, ठीक है। तो ग्लास सीलिंग थी, अगर आपको ब्रांच मैनेजर बनना है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की परमिशन चाहिए, और फिर क्वालिफिकेशन मिनिमम अंडर ग्रेड होना है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का क्वालिफिकेशन होनी है, तब आप ब्रांच मैनेजर के लिए। बिल्कुल, तो मुझसे वो लेते थे काम मैनेजर वाला, लेकिन मैनेजर बन नहीं रहा था। ये मेरा सिलसिला था। लेकिन आप ये देखो कि इन कोर्सेज़ की वजह से, जिसमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लिसनिंग, बिल्कुल, जिसका हम चाहते हैं कि जिक्र हो, बिहेवियरल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स की वजह से होता ये था कि मीटिंग्स में मैं शिरकत कर रहा हूँ, लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मसलों का हल बन रहे हैं, शराकती फ़िज़ा बन रही है। तो जहाँ जहाँ मैं गया तो वहाँ पर बिज़नेस भी ग्रो कर रही थी, लोग भी मुतमईन थे काफ़ी हद तक। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये तो जो मैंने सीखा है ट्रेनिंग से, अब मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि यार मेरे अलावा दूसरे भी हैं जो अकल रखते हैं। तो अशफाक अहमद साहब का आपने नाम सुना हुआ है, वो जाविये का जो जिक्र करते थे कि भाई आपका एक जाविया है, मेरा एक जाविया है जी। तो उस 1981 के अंदर जो चेंज आया वो ये कि यार एहतराम और दूसरों के जावियों से वाबस्तगी करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में मस्बत सोच रखना। बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी उस कोर्स में कि तज्जिया करने की सलाहियत नहीं आई। अब हर चीज़ को मैं मस्बत सोच से देखता था, यानी कि लोगों की अप्रेजल मुझसे नहीं होती थी, सब में मैं खूबियाँ ही निकालता था। और मेरे जब बॉस पूछते थे HR में कि भाई आप की टीम में सारे तो सितारे हो नहीं सकते, तो मैं तब जाता था, मैंने कहा मुझे जब सितारे नज़र आ रहे हैं तो फिर मुझे ऑडिट में डाला उन्होंने 2.5 साल। और जब मैं ऑडिट में गया तो वहाँ पर बिल्कुल आपको कीड़े निकालने हैं। हाँ। तो वो जो बैलेंस मेरी शख्सियत में आया वो फिर ऑडिट में जब मैंने 2-2.5 साल गुजारे तो वहाँ फिर एक तवाज़ुन आया। और फिर उधर मेरे ऑडिट के बॉस ने देखा कि कामरान जो है ना वो जिस नौयत से ऑडिट करता है वो टिक द बॉक्स नहीं करता कि यार यहाँ पर कंप्लायंस नहीं हुई है या इधर ये इश्यूज़ हैं। ये तो आता है पूरी अपनी मैनेजमेंट ऑडिट की तरह की रिपोर्ट दे रहा है। क्योंकि मैं ये देखता था कि यार अगर हम जा रहे हैं और कुछ नुक्स है तो क्यों ना उनको गाइड करें कि इसको किस तरह हल किया जाए जी। उन्होंने फिर कहा कि तुम कंसल्टेंट अच्छे बनोगे, ट्रेनर अच्छे बनोगे, मेरे बॉस ने, और जाओ MBA करो। तो खैर 85 में अल्लाह के फजल से हज का इत्तेफाक हुआ माशाअल्लाह। वो एक दफ़ा जब हज हो गया, अल्लाह कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। और फिर उसके बाद 87 में
कामरान साहब, डायरेक्ट MBA 1 ईयर फुल टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड में दाखिला मिल गया। ठीक है। और वो कैसे मिला वो भी एक कहानी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ जब मैं MBA कर रहा था तो ये जो मेरे अंदर एक मिजाज में था ना, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वाली बात, वहाँ पर फिर और फिर जब मैं वापस आया हूँ तो फिर तो जनाब अय्याशी, मज़ा आने लगा। क्योंकि अब मैं ब्रांच को भी उस अंदाज से चला रहा हूँ। अच्छा, वो बैंक में मेरे ख्याल से उन दिनों 14,000 के अमले में से मुश्किल से 50 होंगे। 72 ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, 72 ममालिक, 14,000 का अमला, 50-60 MBA होंगे। तो आई वॉज वन ऑफ द स्टार्स दैट वे। तो उससे फिर एक अंडरस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से मास्टर्स करने के बाद कंसेप्चुअल फ्रेम बढ़ा, और क्योंकि तजुर्बा था 11 साल का वो तो उसको मैं समझ पा रहा था, इंटरप्रेट कर पा रहा था, लैंग्वेज आ गई, वोकैबुलरी आ गई। और फिर उसके बाद जब मैंने हेड ऑफ ट्रेनिंग को ख़ुद से ऑप्ट किया, और फिर वहाँ 6 महीने मैंने काम किया, और फिर उन दिनों जैसे मैंने आपसे कहा, एंड देन आई लेफ्ट, और फिर एक कंसल्टिंग फर्म के साथ मैंने 1 साल गुजारे, और फिर पाकिस्तान 91 में आया था। सही, ग्रेट। सर, अर्ली स्टेज करियर में आपको कौन सी हर्डल फेस करने को मिली और कैसे आपने ओवरकम किया? सबसे बड़ा हर्डल ये होता था जब मैं बैंक में था कि मैं ये देख रहा था कि लोग एक कॉल करते हैं तो $5 मिलियन यहाँ से वहाँ चला गया। उनसे मैं पूछूं कि सर ये कैसे करते हैं, आप मीटिंग्स पे जाते हैं, मैं आपका ब्रीफ केस उठाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं देखूंगा ताकि मैं सीखूं। सिखाने का शौक़ ही नहीं था। तो मैं हैरान इस बात पे रहता था कि यार, मैं जब सीखने की बात आती है, जब मैं सवाल पूछता हूँ तो लोग बताते क्यों नहीं हैं। दिस वॉज अ ह्यूज हर्डल फॉर मी। और ये मैं उस बैंक की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही आला दर्जे का बैंक था, जिसके बानी बहुत ही इंस्पायरिंग थे। लेकिन आप जानते हैं इंसानी फितरत, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, यार ये आगे निकल गया तो मैं पीछे रह जाऊँगा वाली जो खसीस सोच कहते हैं, वो हर इदारे में कम व बेश पाई जाती है जी। एंड दैट वाज, फिर मेरा मिशन बन गया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, मैं अपने जो मेरे साथ लोग काम करते हैं ना, उनको तो छोड़ना नहीं है, उनको तो सिखाना है, आगे बढ़ाना है। तो एक तो ये हर्डल मैं कहूँगा था, और दूसरा हर्डल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक कहते हैं ना, आई सपोज दिस इज़ द मेन वन, क्योंकि काम करने का तो शौक़ था, लेकिन जब चीज़ें कैसे हो रही हैं उस पर जब गाइडेंस नहीं मिलती थी ना, तो वो मुझे बड़ी, लेकिन इसका मतलब ये था कि फिर मुझे खुद से सीखना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने मेरी खिदमत की, तो मेरे अंदर एक ज़िद आ गई सीखने की। तो किताबों की तरफ जो रुझान है वो इस वजह से आया। ग्रेट। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि अगर कोई भी सिखाना चाहे और आप ना सीखना चाहें तो आप नहीं सीखेंगे, और अगर कोई ना सिखाना चाहे और आप सीखना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत दी है, तो क्यों ना हम इस ताकत को सीखने में लगाएं, ताकि हम अपनी और अपने गिर्द जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। ग्रेट। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, और आपके हिसाब से अभी एक इंडिविजुअल को, एक स्टार्टअप को, एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, और प्लस ये कि वो उस पेस से ग्रो नहीं कर पा रहे जिस पेस से टेक्नोलॉजी आ रही है? देखिए, ये इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहले तो जो भी काम करें फैशन में ना करें। ठीक है। सबका मिजाज स्टार्टअप का मिजाज नहीं होता जी। कुछ बेहतर होंगे कि वो एक स्टेबल इन्वायरमेंट पे जाएं, रिलेटिवली आजकल तो कुछ स्टेबल नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का रूट लें। और कुछ को मैं कहूँगा कि अगर आप सही मानों में अपने आप से पूछें कि व्हाट इज़ द पेन दैट यू फील व्हेन यू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, और अगर आप जुनूनी हैं और आप ये नहीं जानते ये मैं करूं कैसे, तो फिर तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि मुझे बिज़नेस करने का शौक़ है, मुझे ये नहीं पता मैं कौन सी बिज़नेस करूं, तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। और मुझसे स्काइप पे संडे मॉर्निंग्स को लोग मिलते हैं, 7 साल से ऐसा है,
और जो सुन रहे हैं तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि रब्ता करें और ईमेल कर लीजिएगा, और ईमेल मेरा आप फ्लैश कर देना ज़रूर, और फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात ये मैंने देखी है कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको पता है कि उसको करना क्या है, और माशरा कह रहा है नहीं हो सकता, ये क्या तुम बेकार बातें कर रहे हो, पागल ना बनो, लेकिन उसका एक वो ठान लेता है कि मुझे करना है जी, और उसका एक ही सवाल होता है कैसे, हाउ डू आई डू दिस। वो एंटरप्रेन्योर है। और जो ये कह रहा है कि यार मुझे अपनी बिजनेस करने का शौक है, मैं पूछता हूँ क्यों, यार मुझे इंडिपेंडेंस पसंद है। अरे आपको इंडिपेंडेंस पसंद है, करना क्या है आप बताएं ना सर, आजकल स्कोप किधर है? नो 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 नो, देन यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। इट्स बेस्ट दैट यू लुक फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन which is working on a problem that excites you, that you feel about, और फिर आप उनका हाथ बटाएं और उनके साथ काम करें। और 3 चीज़ें इसमें भी आती हैं, ठीक है, जो कि मुश्तरक हैं बिटवीन एन एम्प्लॉई एंड एन एंटरप्रेन्योर। जी, एम्प्लॉई जॉब करता है, एंटरप्रेन्योर एक कॉज पे काम करता है। ठीक है, जिस दिन एम्प्लॉई करियर की तरफ आए और करियर से कॉज की तरफ जाएगा जी, वो भी फिर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में आ जाएगा, और वो उसी शोबे में, उसी इदारे में बढ़ चढ़ के शिरकत भी कर रहा है। बिल्कुल इस तरह, क्योंकि अगर हम जॉब को सिर्फ जॉब समझेंगे तो सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट अ जॉब इनटू अ करियर। बिल्कुल, जॉब है तो वो जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे मुआवजा मिल रहा है, करियर में ये है कि प्रॉस्पेक्ट्स हैं प्रोग्रेशन के, और जब आप कॉज बना लेते हैं तो फिर तो आपको बियॉन्ड लाइफ का ख्याल आना शुरू होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अगर हम इस ज़ुमरे में देखें दोनों हवालों से, जो इदारों में नौकरी कर रहे हैं, किसी एंटरप्रेन्योर के साथ काम कर रहे हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों में जो एक मुश्तरक जज्बा है वो कॉज है, एंड द कॉज हैज़ टू बी लार्जर देन योर लाइफ, एंड बिकॉज इट इज़ लार्जर देन योर लाइफ देन ओनली डू यू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन which continues the agenda even after you're not there। तो ये सही मानों में ओडी की रूह है। ठीक है, ग्रेट, कॉज, पर्पस। जी सर, एक इंडिविजुअल को आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी और पोटेंशियल को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके? ब्यूटीफुल। 4 अल्फाज हैं, प्रैक्टिकल, पॉसिबल, रेलेवेंट एंड रियलिस्टिक। ठीक है। एजुकेशन का मकसद ये है, और वेदर वी आर टॉकिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, या आप यूनिवर्सिटी की बात करें, कि आवर सेंस ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकल, रेलेवेंट एंड रियलिस्टिक, यानी कि मुमकिन, अमली, मुताल्लिक और वो क्या है, हकीकत पसंद। हमारा जो भी तसव्वुर है इन अल्फाज के बारे में, एजुकेशन जैसे जैसे हम हासिल करें इसकी कुशादगी में इजाफा होता जाए। तो अगर आप कोई तजवीज़ किसी को देते हैं और वो कहता है ये तो नहीं हो सकता जी, तो इसका दायरा बहुत महदूद है। ये PPRR है ना, जी, प्रैक्टिकल, पॉसिबल, रेलेवेंट, रियलिस्टिक, उसका वो PPRR का दायरा बहुत महदूद है। एजुकेशन से वो दायरा बढ़ता है, बिल्कुल, इधर से पोटेंशियल सामने आता है। अच्छा, अब इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, और एजुकेशन में भी मैं अमूमन लोगों से ये कहता हूँ कि भाई आप डिग्री क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि डिग्री के बाद सोचूंगा करना क्या है। मैं कहता हूँ व्हाई डोंट यू चेंज द इक्वेशन एंड से मैं ये करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे नॉलेज हासिल करनी है। बिल्कुल, हो ये रहा है कि मैं पहले नॉलेज हासिल कर लूँ फिर सोचूंगा क्या करना है। तो ये तो ऐसी है कि खोते को आप पीछे लगा दें, गाड़ी आगे रख दें। रिवर्स करें ना इस कहानी को। तो पोटेंशियल को अगर बढ़ाना है तो सही मानों में एजुकेशन ओनली इनेबल्स यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपका जो ख्वाब है, जो सेंस ऑफ पर्पस है, जो मिशन है, पहले उसका तयन करें और उसको हासिल करने के लिए हर वो चीज़ सीखने का सोचें जो आपको उस सफ़र में कामयाब करें। अब मैं यहाँ पर, आप मुझे कहते हैं कामरान चलो पहाड़ी चढ़ें, तो मैं ये सोच के बैठा हूँ कि भाई आप मरगला ले जाओगे, आप ये सोच के बैठे हैं कि नांगा पर्वत,
जी। अब मरगला की तैयारी एक है, नांगा पर्वत की एक और। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह अमूमन ये भी होता है कि कुछ नौजवान हैं हमारे, उनको नहीं पता होता 18 साल 20 साल 25 साल की उम्र तक कि उनका कॉज पर्पस मिशन क्या है। जी। नो टेंशन, कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपनी कन्वेंशनल तालीम करें, लेकिन ये सवाल आपके जहन में रहे, अल्लाह तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, तू मुझसे क्या चाहता है, अज़मत किस चीज़ को कहते हैं, मैं अज़मत किस तरह हासिल करूं, मैं क्या करूं कि तेरा नाम रोशन हो इस दुनिया में। इस किस्म के जो सवाल हैं ये कीड़ों की तरह सताते रहें, तो एक वक्त आएगा कि वो अचानक से आपको एक जवाब मिलेगा। भाई मैं 33 साल इस शोबे में रहा हूँ, बैंकिंग में 14 साल रहा हूँ। जब मैं बैंकिंग में था तो ट्रांजैक्शंस मुझे फ्रस्ट्रेट करती थी। लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना है, लोन देना है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट साइन कराने, ये मुझे मज़ा नहीं आता था, इसमें करना पड़ता था। लेकिन जो ताल्लुकात थे, लोगों से बातचीत करना, टीम को बनाना, क्लाइंट से मिलना, उनके मसले समझना, उसमें बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस नौकरी से कैसे निकलूं और करूं क्या। आई डिड नॉट हैव एन आइडिया। तो आई वॉज 33 years of age when I started this work। जी। जब मैंने इस काम को शुरू किया, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, 91 में, यकीन जानो वो दिन था जब सही मानों में मुझे एक वो कहते हैं ना कॉज भी मिला। बिल्कुल। और उससे मुतालिक फिर मैंने बड़े सारे कोर्सेज भी किए। मैं हार्वर्ड भी गया, फिर मिशिगन यूनिवर्सिटी, सिंगापुर में SMU के साथ, मुख्तलिफ, क्योंकि लर्निंग तो एक माँ की गोद से कब्र तक का सिलसिला है। तो आई वॉज 33, आई डिड नॉट नो माई कॉज। इदारे का कॉज बड़ा क्लियर था, बहुत आला किस्म का मिशन था, मैं उससे अपने आप को रिलेट तो करता था, लेकिन ज़ाती सतह पे अपने आप को मैं किस तरह देखूं। अगर मैं माइनस ऑर्गेनाइजेशन हूं तो फिर मेरा मिशन क्या है, वो नहीं था क्लियर। तो जब मैं पाकिस्तान आया हूं और इस शोबे में कदम रखा है इत्तेफाक से, जी, इट वाज नॉट अ डिलिबरेट चॉइस। ये तो मेरे एक और मेंटोर हैं सलमान अंसारी, जो सुपरनेट और मुख्तलिफ इदारों के साथ, उन दिनों वो पाकटेल में GM होते थे। उन्होंने सिर्फ मुझसे ऐसे एक सवाल पूछा कि तुम पाकिस्तान तो आ गए हो, लेकिन क्या करने का इरादा है। तो अच्छा। मैंने इधर उधर की बातें बताई कि अभी तुम्हें टाइम है, मैं रेकी करूँगा। और उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। तो उस पर मैंने उनको वो जवाब दिया कि भाई जिससे बात की है वो तो कहता है कि यहाँ पर सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वाला कोई नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे ये कहते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम नहीं करोगे देन यूर अ विम्प, ये टट्टू। उन्होंने मजाक में कहा हो या संजीदगी में, मैंने कहा जी कब और कहाँ। तो उन्होंने कहा कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं कहा क्या करेंगे। मैं तुम्हें हमारे जो CEO हैं क्रिस एडवर्ड्स, उनसे मिलाऊंगा पाकटेल में, और फिर वहाँ से गाड़ी देखो कैसे चलती है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मैं 10 जून 91 को आया हूँ, 11 जून को ये गुफ्तगू हो रही है, और 12 जून को मैं पाकटेल के CEO के सामने ब्लू एरिया में बात कर रहा हूँ। और ना मुझे पाकिस्तान का पता है, क्योंकि मैट्रिक करके गया था जी। और 91 में मैं आया हूँ। बीच में छुट्टियों पे जो बंदा आता है वो एक रूमानी तस्वुर लेके जाता है, जो यहाँ रहते हैं उनको हकीकत पता होती है। तो उस वक्त तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तीसरा दिन पाकिस्तान में जी, और मैं एक CEO से मिल रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वो रात जो थी बहुत गहरी और भारी गुजरी, क्योंकि मुझे तो कोई तैयारी नहीं थी उस तरह की के इदारे से, और मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की हैसियत से। तो बहुत सी चीज़ें फटाफट सामने आने शुरू हो गई। इदारे का नाम क्या है, KZR। क्यों, कामरान ज़ीशान रिजवी मेरा नाम है। अब वो नाम तो पड़ गया, लेकिन अब इस नाम के साथ क्या करूं। मैं तो नहीं चाहता कि इदारा बनाऊं और मेरे नाम से हो। इदारा तो ऐसा हो जो सब उससे रिलेट कर सके। तो फिर उसको कूडोस ज़ील रिन्यूअल का वो खिताब दे दिया और Z अपने नाम से निकाल दिया, ताकि विजिटिंग कार्ड में कामरान रिजवी। तो जब कोई पूछता था KZR क्या है, तो मैं कहता था कूडोस ज़ील रिन्यूअल, यानी नुमाया पुरजोश आहिया। क्या बात, ये फ़लसफ़ा है हमारे काम। क्या बात। अच्छा जी, ओके। इस तरह करके ना, तो वो दिन था और आज का दिन है। ये सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो बिज़नेस मॉडल है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, उसको पप्पू कहते हैं। PPO, परपेचुअली प्रेग्नेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि
मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे इदारे में काम करें जी, अगर उनमें ये शर्फ है और उनमें ये तवानाई है, उनमें ये शौक़ है और वो चाहते हैं कि इससे बेहतर काम करें तो निकलें और अपनी दुकान खोलें। बिल्कुल सही। तो अब हमारे यहाँ बहुत टैलेंट आता है और हमारे यहाँ से बहुत से टैलेंट निकले हैं बिल्कुल। और माशाल्लाह आज कम से कम 15 इदारे ऐसे हैं जो धूम मचा रहे हैं अपने शोबों में। बिल्कुल। तो ये जो परपेचुअली प्रेग्नेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला तस्वुर है, इसमें फ़ायदा ये है कि आपका मुआशरे में इम्पैक्ट भी फैलता है जी। अल्लाह को पता है कि बिल्कुल क्या राज है, दुनिया को दिखाना तो कुछ भी नहीं है। ये जो एक होता है ना कि लार्जेस्ट, द फास्टेस्ट, द बेस्ट, क्या साबित करना है? बिल्कुल। आप अपनी नीयत साफ रखें, आपको अल्लाह छत दे रहा है, खाने पीने को दे रहा है, अपने काम से काम रखें। जो शख्स जो करना चाह रहा है अगर आपके इदारे में नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको हौसला बढ़ाए, उसको कहें कि तुम अपनी शुरू करो जी, ताकि हर शख्स जो है वो ग्रो करे। बिल्कुल। तो ये जो परपेचुअली प्रेग्नेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जहाँ पोटेंशियल देखो जो कि तुम नहीं फुलफिल कर पाओगे अपने महदूद फ़लसफ़े के तहत, उनको इनकरेज करो कि वो अपना शुरू करें। बिल्कुल। तो ये भी है। तो इससे आप एक तरह का कंट्रीब्यूट कर रहे हो जी, बिल्कुल। और ये भी होता है कि भाई आप ऐसी मिसाल बन जाओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि आपको देखा देखी दूसरे आ जाएं, कॉपी करें आपको। बिल्कुल। तो ये आपने मुफ्त में आउटसोर्स कर दिया जी अपना काम। बिल्कुल। और जब आपको कोई कहते हैं ना इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन, तो ये भी एक तरीका है। तो ऐसा काम करो आला किस्म का जिसमें साइज की बात ना हो, बिल्कुल, इम्पैक्ट की बात करें। तो छोटा इदारा भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है थ्रू पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की फ़िलासफ़ीज़ भी आप देखेंगे ट्रेडिशनल मिलेंगी और कुछ जदीद किस्म की हैं। बिल्कुल। और मैं तो जदीद को वो कहूँगा जो हमें सुन्नत से मिलती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, और अल्लाह ताला का जो फरमान है और जो कुरान है। मैं तो कहता हूँ कि उसकी हिदायत, और हम वो लोग हैं ना जिनके लिए 1,24,000 अम्बिया आए और फिर भी हमारा हाल देखो, अल्लाह माफ़ करे, क्या सीख रहे हैं हम लोग अपनी जड़ों से। ठीक है, तो अल्लाह का करम है कि हमें वही करना है जो हमसे तकाजा है कि दुनिया में इस तरह जियो कि अल्लाह का नाम रोशन हो तुम्हारे किरदार से। और सीखना इसलिए नहीं है कि पैसे कमाने हैं, सीखना इसलिए है कि ख़ुद की ज़िंदगी, अपने घराने की ज़िंदगी और अपने माहौल और मुआशरे में बेहतरी आए। और जितना सीखते जाओगे उतना झुकते जाओगे। ये बात है, क्योंकि इल्म के बारे में है ना ये कि जितना इल्म हासिल करोगे उतना एहसास होगा, हाय हाय मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता। एंड आई टेल यू, आई मीन when someone tells me कि भाई I know this, मैं कहता हूँ माफ़ करना, बिल्कुल, you know a part of it but you don't know। समंदर सब ने देखा है जी, समंदर को जानते कितने हैं जी। तो ये बिल्कुल जिन्ना ने सबको देखा है, जिन्ना को सब ने देखा है नोट के ऊपर, लेकिन जिन्ना को कितने जानते हैं। सही बात। तो ये जो वाकफियत है, ये तो आप जितना दरियाफ्त करेंगे उतना आपको मिलेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं पाकिस्तान को जानता हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, पैदा हुआ था। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अगर 23 करोड़ की आबादी है, 23 करोड़ दिल धड़क रहे हैं जी, क्या आप उन 23 करोड़ लोगों को जानते हैं? आप नहीं जानते। तो अगर आप उनको नहीं जानते, आप पाकिस्तान को नहीं जानते। बिल्कुल सही बात। मैं तो जब किसी से मिलता हूँ तो मेरे लिए एक झलक होती है पाकिस्तान का, एक फ्लेवर मिलता है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है, वो तो एक हिस्सा है महदूद। जैसे मेरे सर पे बहुत से बाल होंगे, कम हो गए, लेकिन एक बाल से भी मैं मुखातिब नहीं हूँ। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त सर। हम कभी कभार ये कहते हैं कोई 1-2-3 बंदों के सैंपल से या गुफ्तगू से हम ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान को हम कहते हैं यार ये पाकिस्तान में यही चल रहा है। क्यों भाई, कैसे चल रहा है? आप जनरलाइज इस तरह नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जितनी अच्छाइयाँ हो रही हैं, जितनी सखावत है, जितने वो पहलू भी तो देखें आप। बिल्कुल। और अच्छाई की तारीफ क्या है? मीडिया पे नहीं आएगी। अच्छाई की तारीफ ये है कि खामोशी से की जाती है, सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को खबर ही ना हो। और हर वो चीज़ जो मीडिया पे आ रही है वो अच्छाई नहीं है। कोई चर्चा हो रहा है ना जी, जिस चीज़ का चर्चा है वो अच्छाई कैसे होगी? अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के नेकी करो, नेकी करो। ये थोड़ी कि इश्तिहार दे रहे हो कि मैंने फ़लाँ के लिए ये किया, फ़लाँ के लिए वो किया। बिल्कुल। तो
सर आपके घर में डेली रूटीन के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि डेली रूटीन आपकी क्या है? डेली रूटीन मेरी क्या है, यहाँ अशरफ भाई मेरे बैठे हैं और मैं कुछ भी कहूँगा तो ये फ़ौरन कह देंगे फाउल, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ये तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि डेली रूटीन मेरे लिए ज़रा कहना दुश्वार इस तरह से होता है कि ट्रैवल बहुत करता हूँ जी, और लेकिन जब घर होता हूँ ना जी तो इस्लामाबाद मेरा घर है लेकिन ट्रैवलिंग रहती है। अब मैं अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूँ तो एक तो ये है कि मैं सुबह वक्त पे उठता हूँ। अब वो वक्त अगर कोई असाइनमेंट है सुबह तो उसके लिए हिसाब से अगर उठना है तो मैं तैयारी रात को नहीं करता, मैं दिन में करता हूँ। ठीक है, तो मैं फजर पे उठ जाऊँगा, तैयारी करूँगा, सही है, उस दिन के लिए बनिस्बत इसके कि मैं रात जगत करके और तैयारी करूँ। बिल्कुल, तो मैं जल्दी सोने का आदी हूँ। ठीक है, क्योंकि नींद मेरी नज़र में सबसे अहम KPI है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब नींद अच्छी होती है ना तो इंसान का जो दिमाग है वो बेहतर चलता है, फ्रेश, इरिटेट नहीं होता जी, और बेहतर फैसले करने के काबिल होता है। बिल्कुल। और जब नींद मेरी पूरी नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा हुआ है, तो छोटी छोटी बात पे मीटर घूम जाता है। तो एक तो नींद का करना मेरे लिए दिन में बहुत ज़रूरी है, और आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ये दो एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और जब सोने भी जाता हूँ तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ, माशाअल्लाह, क्योंकि कल पता नहीं आँख खुले ना खुले, बुलावा किसी वक्त भी आ सकता है। तो मैं ये बुलावे का जो है वो एहसास रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह जब भी बुलाए मुझे, आपको, किसी को भी ईमान की हालत में चलते फिरते और गुनाह माफ़ करे और हमें जन्नत में दाखिल करे। सर अल्लाह पाक आपको आमीन। तो एक तो ये रूटीन का ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो है वो बीच में क्या होता है कि 6 से 9 का जो वक्त होता है वो मैंने मुख्तस किया हुआ है फैमिली के लिए। ठीक है, ये 6 से 9 ना फ़ोन देखना है, ना किसी से खाने पे जाना है जी। बहुत कम ऐसी महफिलों पे गया हूँ जहाँ पे होता है ना शादी में शिरकत करना, या किसी की मैयत पे जाना, ताज़ियत वगैरह, या कोई बीमार हो इयादत के लिए पहुँच गए जी। तो ये रोज़ रोज़ तो नहीं होते ना। तो आम पार्टी पुर्टी के लिए अगर कोई दावत आती है तो वो मैं नहीं करता, क्योंकि वो शाम जो है मेरी फैमिली का टाइम है। अब वो मेरी बहन हो या मेरे बच्चे हों, बहू हो या मेरी माँ हो, तो मैं उनके साथ वो 6 से 9 मुख्तस किए हुए हैं। ठीक है, ये एक रूटीन का हिस्सा है फैमिली। और एक और पहलू जो है वो ये कि घूमने फिरने का मुझे थोड़ा शौक़ है, और आपने देखा होगा कि हम इस जंगल में रहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और आपने आज क्या बात है, टहलने का मज़ा चखा है। क्या बात। तो ज़्यादा नहीं टहलता, लेकिन यहाँ से बहन के घर तक जाने में और आने में इतनी हो जाती है कि मैं कह सकता हूँ कि टहला हूँ। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान में अगर देखें तो किताबें भी पढ़ता हूँ यार। क्या बात, ये डेली हैबिट तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वो कहते हैं ना अच्छी सोबत जी, अच्छी सोबत आपको 2 तरीक़ों से मिलती है। या तो आप अच्छे लोगों को ढूंढें और उनके साथ वक्त गुजारें जी, ख्वार हो जाएंगे, टाइम कहाँ मिलेगा आपको, खर्चा भी बहुत होगा, इधर भागो उधर भागो, टाइम लो, या किताब पकड़ लो। तो मुझे लगता है कि किताबों के साथ जो वक्त इंसान गुजारता है उससे अच्छी ख्यालात को दावत देना आसान है, सीखने का मौका भी मिलता है। तो यकीन जाने अगर मैं आज अमजद साकिब साहब से मिलूं या अदीब रिजवी साहब से मिलूं, या ये बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, इनके साथ में जो भी वक्त गुजारूंगा, अगर मैं इनकी किताब उठा के पढ़ लूँ जी, या सत्तार ईदी जब हयात थे, अब ना भी हों, उनका काम जिंदा है, उनका नाम जिंदा है, उनके बारे में जो किताब है अगर मैं वो ले लूँ, मैं आज भी उनके बारे में वो सब सीख सकता हूँ जो मैं उनकी हयात में भी ना सीख सकता। बिल्कुल। तो किताबों की तरफ मैं ज़रूर अपने दोस्तों से कहूँगा कि प्लीज़ पढ़ें। सर आपने किताबों का जिक्र किया, तो आप कौन सी बुक्स या सोर्सेज रिकमेंड करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए? देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट में तो क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी क्लासिक्स में शुमार होती है, और इंग्लिश में भी और उर्दू में उसके ट्रांसलेशन भी मिलते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि हर फ़र्द को पढ़ना है, मियाँ हो, बीवी हो, बच्चा हो, अगर वो 15-16 साल की उम्र से ज़्यादा है जी, तो मस्ट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्योंकि जब मैंने वो डेल कार्नेगी का पहला कोर्स किया था ना जी, तो उसमें 3 किताबें थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, एंड हाउ टू ग्रो अप एंड नॉट ग्रो ओल्ड। तो मैं आज भी अपने आप को 28 का क्यों कहता हूँ? माशाल्लाह। क्योंकि एज तो एक रकम है, उम्र एक रकम है,
अब वो मीटर घूम रहा है, जवानी तो दिल की बात है, तो एटीट्यूड जवान होना चाहिए, बाकी जिस्म हाय हाय हो जाए तो उससे क्या है, बैठा है ना अशरफ, मुझे गोद ले लेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन रहना जवान है। मेरी माँ अभी भी जवान है, आज भी वो आंखें मारती हैं और ऐसी ऐसी बातें करती है कि बंदा घबरा जाता है। तो ये तो पहली किताब थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दूसरी जो किताब है, और ख़ास करके मैं कहूँगा द मैसेंजर जी, वो है तारिक रमदान की लिखी हुई किताब। इजिप्शियन स्कॉलर हैं और उन्होंने हिस्टोरिकल फिगर की हैसियत से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के ऊपर, आई वुडंट कॉल इट बायोग्राफी बट इट इज़ मोर हिज लीडरशिप एंड हाउ ही फेस्ड द चैलेंजेस। ये किताब मुझे पढ़ने का शर्फ हुआ था 2014 में अप्रैल, एंड इट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट और सिंपल लैंग्वेज में वो किताब है, 250 सफ़े की किताब है, इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है। तो द मैसेंजर, तो मैं यकीनन हर फर्द को कहूँगा किसी अकीदे से उनका ताल्लुक़ क्यों ना हो जी, आई मीन वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, लुकिंग एट हिम एज एन हिस्टोरिकल फिगर, तो बहुत उसमें सीखने के इशारे मिलते हैं, और सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में, एंड इट इज़ रिटन फॉर नॉन मुस्लिम्स, ताकि उन तक रसाई हो, और वो जो आती है ना एनोटेशंस वगैरह, जी जी, उससे फारे है, प्लेन लैंग्वेज में है। ठीक है। तो दूसरी ये किताब है। जिनको ज़्यादा शौक़ है किताब पढ़ने का, ख़ास करके मोटी किताबों का, जी, और वो चाहते हैं कि वो नांगा पर्वत चढ़ें बनिस्बत मरगला के, तो लिटरेचर में एक क्लासिक है वॉर एंड पीस। ठीक है। वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। बहुत ही कठिन लेकिन बड़ी गहरी किताब है। अच्छा। और 800 सफ़े ज़रूर होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप जब किताब को उठाएं तो फ़ौरन ख़त्म करें। आप इत्मीनान से सिर्फ उसको, यानी आधा घंटा लगाएं, मुश्किल से 2 पेजेस मुकम्मल करें, लुगत का सहारा लें, इंजॉय करें। 3 साल लगा दें, 4 साल लगा दें, लेकिन डेली 15-20 मिनट उसको लगाएं। जी जी। ऑफ कोर्स जो जिसका अकीदा है वो रिलीजियस बुक्स तो पढ़ते ही होंगे, भगवत गीता हो गई और ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान, जिसका जो अकीदा है, मैं तो वो कहूँगा उससे तो कोई फ़रार नहीं है, वो ज़रूर पढ़ा करें। और दुनियावी किताबों में ये वाली जो मैंने आपको फिक्शनल बताई है ना, वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की, और बहुत सी किताबें हैं, लेकिन बेसिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मॉडरेट मैसेंजर बाय तारिक रमदान, एंड सकील जो मरगला का चढ़ना है तो फिर वो हाउ टू विन फ्रेंड्स से हो जाएगा। बिल्कुल। ये ग्रेट। सर, आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप बहुत सारे पाकिस्तानी ट्रेनर्स की आप इंस्पिरेशन है, और आप मेंटोर भी हैं, और आपने बहुत सिखाया है। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि सर, पाकिस्तान में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री या पब्लिक स्पीकिंग क्या चीज़ लैक कर रही है? मेरे ख्याल से कोई भी खेल खेलते हैं ना आप, या कोई भी काम करते हैं, जी, या किसी शोबे में आप कदम रखें, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में एक नया शोबा है, बहुत नया शोबा है। आई मीन 30 साल इस शोबे को मैं समझता हूँ कि फूलते फलते मैंने देखा है। इससे पहले ये बड़ा रस्मी किस्म का था, बड़ा फॉर्मल था, चंद मखसूस तबकों के साथ होता था। अब ये एक आम एक फिनोमेना है, आपको हर जगह पाकिस्तान हर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल इस तरह से। और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको इसकी टच ना मिले जी, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो एक सिलसिला चल पड़ा है जी। और कम से कम आज मैं कहूँगा कि 500 से 600 अफराद तो हैं जो कि इस काम में अपनी शिरकत कर रहे हैं जी। गैप बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैदान में जब आप नए नए उतरते हैं तो अनाड़ी तो बनते हैं ना। बिल्कुल सर। तो मैं सलूट करता हूँ हर उस अनाड़ी का जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जिन्होंने कम से कम ये जिसारत तो की कि आओ मैदान में और सिखाओगे तो सीखोगे। तो ये ऐसा बाबरकत शोबा है कि इसमें आप ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों में भला लाएंगे, आप ख़ुद भी सीख रहे होंगे उनको सिखाते हुए। और एक बस कौशन ये है कि जो भी आप बात करने जा रहे हैं यार उसकी मिसाल तो बनो। ये थोड़ी कि आपने यहाँ से पढ़ा और उधर सुना दिया, नहीं नहीं नहीं, आपको रोल मॉडल बनना है।
वो जो भी मौजू हो, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर अपना शेवा बनाया या सप्लाई चेन को बनाया, जी जी, जस्ट अपनी इंटेलेक्ट को ट्रांसफ़र ना करो, अपने कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करो। एग्जैक्टली। तो ये मैं कहूँगा कि तकाजा है, और हर अच्छा स्पीकर जो होगा या ट्रेनर होगा या कोच, यू मस्ट बी अ रोल मॉडल। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आजमाई हुई बातों को जब आप बयान करेंगे उसमें ज़्यादा असर होगा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो ये मैं सलूट करता हूँ अनाड़ियों को कि जो जल्द मेरे ख्याल से आइंदा 10, 15, 20 साल में मंच के खिलाड़ी बन के निकलेंगे, और ना सिर्फ इस खित्ते में लेकिन मेरे ख्याल से रीजन में बिल्कुल बहुत बड़ा काम करेंगे। ऑलरेडी देयर आर 5 or 6 ट्रेनर्स हु आर वर्किंग इंटरनेशनली एंड डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसमें उमर खान है, फरहाद करम अली हैं, और ज़ोफ़िशां हैं, एंड इस तरह के और भी नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। कैसर अब्बास साहब है, और बेशुमार और भी ट्रेनर्स हैं जो कि रीजन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मैंने आपका एक सेशन अटेंड किया था, तो उसमें आपने एक बहुत खूबसूरत बात की थी, और वो मैं जाके फिर फ़ौरन मैंने डायरी पे नोट की, और अभी तक वो मेरे पास है। वो ये थी कि एक्टिव लिसनिंग की पर बात थी कि किसी को कायल करना है तो सुनना सीख लो। यस यस यस। तो सर मैं उसके ऊपर आता हूँ कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, लेकिन काम हो रहा होगा, मैं ये नहीं कहता काम नहीं हो रहा, लेकिन लिसनिंग के ऊपर इस तरह के सेशन क्यों नहीं हो रहे, या क्या चीज़? कैसे लिसनिंग स्किल सर बिल्ड की जा सकती है, इंडिविजुअल कैसे करे? 2 चीज़ें आप देखेंगे जिनका जिक्र नहीं होगा। जी। एक लिसनिंग और दूसरा फॉलोअरशिप। अच्छा, अब आप लीडरशिप पे तो बड़े कोर्सेज देखेंगे जी, पब्लिक स्पीकिंग पे कोर्सेज होंगे जी, ठीक है। अ गुड पब्लिक स्पीकर इज़ अ ग्रेट लिसनर। वो उसका बैक एंड होता है जो नज़र नहीं आता। जी। एंड अ ग्रेट लीडर इज़ एन इवन ग्रेटर फॉलोअर। तो ये दोनों बिल्कुल जैसे सिक्के के 2 साइड होते हैं ना, जी जी, 2 रुख होते हैं। जी जी। तो एक अच्छा स्पीकर हो ही नहीं सकता अगर वो अच्छा लिसनर ना हो। तो इसी तरह से लीडरशिप के लिए भी है। लेकिन आप देखेंगे कि जो दूसरा पहलू है जी, वो इसलिए नहीं आप सुनने मार्केट में सुनते क्योंकि मैं लिसनर बनूंगा, मैं इधर से सुन रहा हूँ, उधर से सुन रहा हूँ, इसकी सुन रहा हूँ, मुझे नहीं सुनने का। तो इसलिए उसको, और बिजनेस राइटिंग कितनी ज़रूरी है तहरीर के लोगों को। आप देखें कॉर्पोरेशंस में राइटिंग जो है इतना बड़ा चैलेंज होता है कि प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सफ़र करती है। सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ईमेल कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कि ईमेल राइटिंग तो जो हायर लेवल मैनेजमेंट है वो तो ईमेल पे ही कॉरस्पॉन्डेंस कर रही है, और दूसरे शहरों में कर रही है, और कितना नहीं, और उसको समझना, हमारे एक बहुत से सर कहते थे कि ईमेल को समझना एक बहुत बड़ी स्किल है कि क्या लिखा है। और बहुत से लोग लिखने से कतराते हैं। मिसाल देता हूँ कि अगर आप आता है ना कोई बंदा आपके पास, सर ये आइडिया है, अगर हम ऐसा कर लें, कहो कि अच्छा हाँ वेरी गुड आइडिया, ऐसा करें, आप मुझे एक रिपोर्ट बना के भेजें। बिल्कुल। बस तो अगर 100 लोग आपके पास आए थे तो आप किस्मत होगी कि एक आपको लिख के भेज दे। तहरीर इज़ अ बिग इशू। तो आप देखेंगे बिजनेस राइटिंग नीड सबकी है, तस्लीम कोई नहीं कर रहा। लिसनिंग नीड सबकी है, तस्लीम कोई नहीं कर रहा। फॉलोअरशिप नीड सबकी है, लेकिन तस्लीम तो इसलिए लीडरशिप का सुनेंगे आप। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है ना, जी जी, उसमें बहुत इसका एम्पैथी की बात होती है और सोशल स्किल्स की बात होती है इन इमोशनल इंटेलिजेंस, अदर देन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन। लेकिन ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ना, सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की रूह है। और इसमें विदाउट लिसनिंग आप ई आए तो भूल जाएं। तो इसमें बहुत होता है। एंड इन्फ्लुएंस में जैसे आपने बहुत सही याद कराया कि भाई अगर आप कायल करना चाहते हैं तो आपको सुनना है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता वो है कहाँ मेंटली, तो आप उसके दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? बिल्कुल ऐसा। तो दरवाज़ा खोलने के लिए तो आपको पहले सुनना होगा, और उसके अंदर से अब सवाल उठेगा जी, फिर आप जवाब देने के काबिल बनेंगे। वरना अगर आपने शुरू से ही बंद दरवाजे में गुफ्तगू शुरू कर दी तो आप तो वक्त ज़ाया कर रहे हो। बिल्कुल इस तरह। सर अगर करंट सिनेरियो की बात करें, जैसे इन्फ्लेशन है और फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं तो कैसे रिवाइव कर सकती हैं?
अच्छा देखिए, लीडरशिप का बड़ा एक अहम पहलू आता है, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ ओहदे का नाम नहीं होता, एक रवैये का नाम है। और इदारे में जब हम ओडी की भी बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट लीडरशिप एट एवरी लेवल, यानी कि आपको क़यादत हर लेवल पे देखना है। और जब दुश्वारियों का सामना होता है वहाँ लीडरशिप उभरती है जी। अगर ये दुश्वारियाँ ना हों कि आप कमोडिटी प्राइसेस यहाँ जा रही हैं, इन्फ्लेशन इधर जा रहा है, करेंसी यूँ जा रही है, ये बहुत चैलेंजिंग हालात हैं। तो इन चैलेंजिंग हालात में लीडरशिप का सही इजहार होना शुरू होता है। मीठे दिनों में कौन सा कायद आपको चाहिए? क्या बात, मीठे दिनों में तो कोई भी ओहदे पे फायज होगा, गाड़ी चला लेगा। लेकिन इन हालात में, और मैं तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तो ये जो हालात बने हुए हैं, अल्लाह का बहुत हम पे एहसान है कि सोए हुए लोगों को जगा रहा है। क्या बात, ये मसले हैं, बड़े मसलों का जब आप सामना करोगे, आप ग्रो करोगे, आपका पोटेंशियल एक्सपैंड होगा। कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल ना हो? कोई ऐसा मसला दुनिया में नहीं है जिसका कोई हल ना हो। जहन्नुम वाहिद जगह है जहां हल नहीं होते। तो हमें अपना PPRR जो है, जिसकी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी, वो डाया जब हम बढ़ाएंगे इन हालात में रह के, फिर बेहतरी का सफ़र शुरू हो सकता है। तो तुंदी ये बातें मुखालिफ से ना घबरा ए वकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, एंड इसके लिए आप बासलाहियत हो। इट्स ओनली व्हेन यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स दैट यू ग्रो। If you don't face them, then what are you doing in life? We are problem solvers. बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे और या तो आप भागेंगे उनसे जी, तो फिर आप इंसानियत से फरार कर रहे हैं। और अगर उनका सामना करना चाहते हैं तो मिलके करें तो और आसान हो जाएगा जी। और सवाल आएगा ये कैसे होगा, बस यहाँ से लर्निंग शुरू है। बिल्कुल इस तरह। और फिर आप देखें किस तरह से मसले हल होते हैं। एज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और विक्टिम बन के बैठ जाना, अब क्या करें, तो ये तो आपने इंसान की तौहीन की है। इंसान की तौहीन ना करें। ये जान लें कि वो नदीम चौहान मरहूम जो बड़े मशहूर हमारे ट्रेनर थे, उनकी फेवरेट एक सेइंग थी कि खुदा को ये ना कहो कि तूफ़ान कितना बड़ा है, तूफ़ान से कहो तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है। कोई तूफ़ान ऐसा आ सकता है जो अल्लाह की ज़ात से बड़ा हो? कभी भी नहीं। और अगर तुम अल्लाह के साथ जुड़े हुए हो और उसकी ज़ात पे ईमान रखते हो, कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं होगा? और जाना तो हम सबको है यार, एक दिन वो बुलाएगा, सबको जाना है। हकीकत तो वहाँ शुरू होगी। हमने क्या किया है कि खेल को हकीकत बना दिया है और उसको भूल गए। बिल्कुल, ये ना करें जी। ये तो आपकी ज़रूरत है माशरे में। और ये जो हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क में, ये सही मानों में हमारे मुकाफ़ात अमल है। जो हमारी हरकतें रही हैं पिछले 70-75 साल, उसका फल खा रहे हैं हम। और क्या ये हमेशा रहेंगे ऐसे? नो, नई पौत आएगी, नए हालात होंगे, बेहतरी का सिलसिला। अमेरिका के शुरू के 100 साल अगर आप उठा के देखो, सिविल वॉर्स, क्या कुछ ना हुआ वहाँ पर। आप सिर्फ शुरू के 100 साल, पाकिस्तान को तो अभी 75 साल, अभी 25 साल और तो दो ना। जी, अल्लाह फिर देखो जी, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सर, आपने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में प्रोफेशनल की डेफिनेशन क्या है और उसके ट्रेड्स क्या हैं? सर, ये लफ्ज़ प्रोफेशनल जो है ना, ये मैंने सूफ़ी वनस्पति का जो ऐड देखा और सुना बहुत अरसे पहले, जो वादा करो वो पूरा करो। पूरा, क्या बात है। अब मैं इस स्लोगन से खुश हुआ, लेकिन मैंने कहा कि हमें और कोई मिसाल नहीं मिली कि सूफ़ी वनस्पति की तरह। तौबा तौबा तौबा। प्रोफेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोफेस, यानी आप दावा करें, क्लेम करें कि मैं ये कर सकता हूँ और फिर उसको पूरा करें। दैट्स अ प्रोफेशनल। आप जिस शोबे में हैं, अगर आप उस काम पे उबूर रखते हैं, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, आपने उस पर महारत हासिल की हुई है और हुनर रखते हैं जी, बताएं ताकि लोगों को पता हो और आपकी तरफ वो रुजू करेंगे उस हल के लिए, और आप फिर उस पर डिलीवर करें जी। तो ये प्रोफेशनल एथिक होती है कि आप ना सिर्फ अपनी सलाहियत का इजहार करें, लेकिन फिर उस पर पूरा उतरें।
ये एथिक भी है जी। और अगर खुदा न खास्ता हम जाली डिग्री लेके फिर रहे हैं जी, तो फिर तो हम अहल भी नहीं हैं और फिर प्रोफेशनल का खिताब हम पे नहीं बैठता। नहीं। तो कॉल और फेल का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है, दैट इज़ द रूह ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हो तो अगर आप देखें, इंटेग्रिटी से एतमाद बनता है। जब एतमाद बनता है तो लोग एक दूसरे के लिए और खुल के मुशावरत करते हैं। तो प्रोफेशनल्स आर द वंस हु नो दैट जॉब एंड वेरी वेरी कॉम्पिटेंट इन द टास्क एंड दे डू इट वेरी वेल। अब प्रोफेशनलिज्म ख़राब क्यों हुई? क्योंकि हम प्रोफेशनल्स अपने आप को कहने लगे अहलियत से पहले। तो आप इंजीनियर हों या डॉक्टर हों या आप टेक्नीशियन हों, कोई भी आपका शोबा हो, you can only claim to be a professional when you are equipped with the requisite knowledge and skills that are needed for the tasks that you are designed for. Great. Sir, at the end, अगर आपने एक biggest advice को देनी हो यूथ को तो क्या हो? नौजवानों, तुम सब जानते हो कि तुम अल्लाह की बनाई हुई सबसे आला मखलूक हो, जानते तो हो, लेकिन आज इसको अपनी ज़िम्मेदारी बनाओ। दरियाफ्त करो कि तुम्हें अल्लाह ने ऐसी कौन सी इनाम दिए हैं जिसके तहत वो ये तुम्हें कह रहा है कि तुम मेरी बनाई हुई सबसे आला और बेहतरीन मखलूक हो। जब ये ज़िम्मेदारी बनेगी फिर तुम अपने अंदर टटोलोगे और दरियाफ्त करोगे वो सलाहियतें क्या हैं, उनको सामने लाओगे और शो मारने के लिए नहीं, हर वो काम करने के लिए जिससे तुम्हारे किरदार को देख के लोगों को अल्लाह की अज़मत नज़र आए। लेकिन ये जानकर ठंड में ना आओ, जो भी जानते हो उसको अमल में नहीं ला रहे समझ के, तो क्या फ़ायदा? सूटकेस में कपड़े लेके फिरना और पहनना नहीं तो किस काम का? तो मैंने हमारे मुआशरे में ये देखा है कि डिग्री तो हम ले लेते हैं, GPA 4.0 भी ले लेते हैं, किस काम की है वो डिग्री अगर आप ने जो सीखा है उसको आप अपने माहौल में नाफिज ना कर सकें। आजकल हमारे यहाँ गवर्नेंस की बातें बहुत हो रही हैं, बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। यार गवर्नेंस है क्या यार? अखलाकियात। और अगर हम सही तरीके से एक दूसरे को एहतराम में लेकर चलें और गलत को गलत कहें और सही को सही कहें और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें तो गुड गवर्नेंस तो आगाज़ हो जाएगा जी। लेकिन जब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाएंगे, इंस्टीट्यूशंस को तस्लीम नहीं करेंगे और अना का शिकार होंगे, बदगुमानियाँ करेंगे जी, तो फिर ख़राबियाँ आती हैं। बिल्कुल। तो मैं तो आप नौजवानों से सिर्फ ये तकाजा करता हूँ कि किरदार में अज़मत है, कुर्सी में कोई अज़मत नहीं होती। तो तुम जो भी काम कर रहे हो खुलूस नीयत से करो, दुआ कमाओ और दिलों में जगह बनाओ। दैट्स इट। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इससे और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स भी इंशाल्लाह इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।